The force of attraction, the force of attraction or repulsion the force of attraction or repulsion between two charges क्या लिखे? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन लिखिएगा। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू चार्जेस between two charges is directly proportional to the product of magnitude of charges and is inversely proportional to the square of the distance between them. Square of the distance between them. चलिए ध्यान दीजिएगा बढ़िया से। देखिए कूलम्ब्स लॉ क्या था। अगर पहले सबसे पहले कूलम्ब से पहले थोड़ी बात सुन लीजिए आप लोग जो क्लास नहीं किए हुए और जो किए हैं वो भी सुन लीजिए। अगर एक पॉजिटिव चार्ज होगा एक नेगेटिव चार्ज होगा तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन मतलब दोनों एक दूसरे की तरफ जाएगा। और एक नेगेटिव दूसरा नेगेटिव होगा तो दोनों के बीच में रिपल्सन होगा यानी दूर भागेगा। और एक पॉजिटिव दूसरा पॉजिटिव होगा तब भी रिपल्सन होगा दोनों दूर भागेगा। इसका मतलब दो एक जैसे चार्ज होंगे तो उसमें रिपल्सन होगा और दो अपोजिट चार्ज होंगे तो उसमें अट्रैक्शन होगा। ठीक है। तो कूलम्ब साहब ने कहा था चाहे अट्रैक्शन फोर्स हो चाहे रिपल्सन फोर्स हो डज नॉट मैटर, हमेशा चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब अगर ये Q1 चार्ज है ये Q2 चार्ज है और दोनों के बीच का डिस्टेंस R है तो डेफिनेट तौर पे फोर्स जो होगा इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स या रिपल्सन फोर्स वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों के चार्ज के मैग्नीट्यूड के। अब देखिए अगर ये माइनस होगा ये प्लस होगा तब तो अट्रैक्शन फोर्स होगा। अगर ये माइनस होगा तब रिपल्सन फोर्स होगा।
और ये प्लस होगा तो रिपल्सन फोर्स होगा। लेकिन चाहे अट्रैक्शन फोर्स हो चाहे रिपल्सन फोर्स हो, फोर्स जो होगा उतना ज्यादा होगा जितना ज्यादा के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट होगा। मॉडुलस लगाने का मतलब निगेटिव होगा तब भी पॉजिटिव हो जाएगा और पॉजिटिव होगा तब तक पॉजिटिव होवे करेगा। इसका मतलब चाहे अट्रैक्शन फोर्स हो चाहे रिपल्सन फोर्स हो, दोनों का फोर्स का वैल्यू एक ही जैसा होगा और वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा के चार्ज के मैग्नीट्यूड के। इसका मतलब क्या हुआ, माइनस प्लस का प्रयोग फोर्स में नहीं होगा, वो केवल अट्रैक्शन और रिपल्सन को शो करेगा, केवल वैल्यू का यूज होगा। तो मान लीजिए दोनों का मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट जो है अगर 40 होगा और फिर दोनों के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट अगर 80 हो जाए तो चार्ज का प्रोडक्ट दुगना हुआ, इसलिए फोर्स कितना हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। इसी को तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं। समझ में आया कि नहीं, बोलिए। आ गया सर। यस सर। आ गया समझ? एक बार चलिए, अनुष्का आ रहा समझ में कि नहीं कुछ? यस सर। हाँ बहुत अच्छा। देखिए खाली झूठ मत बोलेगा, जो दिक्कत होगा बोलेगा, और एक दिन नहीं पढ़ाई देखिएगा 4-5 दिन में बड़ा मस्त लगेगा आपको। ध्यान, फोर्स जो होता है मेरे दोस्त वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों के चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के। अब आप कहेगा कोई आपसे जो रिपल्सन की अट्रैक्शन, तो कहेगा चाहे रिपल्सन फोर्स हो चाहे अट्रैक्शन फोर्स, फॉर्मूला दोनों का सेम होगा, लो दोनों के लिए बराबर होगा, बस अंतर है डायरेक्शन का। अगर अट्रैक्शन होगा तो ऐसे होगा, रिपल्सन होगा तो ऐसे होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम होगा, लॉ सेम होगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो चाहे रिपल्सन हो, वो फोर्स उतना ज्यादा होगा जितना ज्यादा दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट होगा, और उतना कम होगा जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उसके स्क्वायर में उतना कम होगा। जैसे फोर्स अगर दुगना कर देंगे, सॉरी चार्ज डिस्टेंस अगर दुगना कर देंगे तो फोर्स हो जाएगा 1/4, मतलब स्क्वायर में उल्टा होगा। अर्थात डिस्टेंस दुगना करेंगे तो फोर्स स्क्वायर में कम हो जाएगा, अर्थात 2 का स्क्वायर 4 यानी 4 गुना कम हो जाएगा। अगर डिस्टेंस 3 टाइम्स कर देंगे तो फोर्स 1/9 टाइम्स हो जाएगा। अगर डिस्टेंस 1/3 कर देंगे तो फोर्स 9 टाइम्स हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, जितना डिस्टेंस कम या ज्यादा करेंगे उतना स्क्वायर में फोर्स उल्टा होगा। मतलब डिस्टेंस कम करेंगे तो स्क्वायर में ज्यादा होगा, डिस्टेंस ज्यादा करेंगे तो स्क्वायर में कम होगा। समझ में आया कि नहीं आया, बोली ईमानदारी से? यस सर। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर। लेकिन एक रिक्वेस्ट है, आप लोग की पढ़ने की आदत खराब होती है, आप लोग पढ़ देते हैं इनवर्सली 1/r स्क्वायर। नहीं, इनवर्सली 1/r स्क्वायर तो डायरेक्टली हो जाएगा, क्यों, इनवर्सली का मतलब उल्टा, तो 1/r स्क्वायर का उल्टा तो r स्क्वायर सीधा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? क्या बोले सर? जी मतलब आप लोग की आदत थोड़ी सी खराब रहती है। अब आदत क्या खराब रहती है, क्योंकि टीचर का कम्युनिकेशन ही स्टूडेंट के साथ नहीं रहता है। जब तक इंटरेक्शन नहीं होगा ना तब तक ज्ञान नहीं मिलेगा, है ना। देखिए अगर हम टीचर से पढ़ते हैं, टीचर से कोई बीच में क्रॉस क्वेश्चन ना हो तो फिर टीचर और किताब में अंतर क्या रह जाएगा, है ना। तो किताब में भी वो चीज लिखा रहता है। इसलिए हमारे आपके बीच में ऐसा कम्युनिकेशन होना चाहिए जो अगर आपको कुछ लगे डाउट तो आपको क्रॉस करना चाहिए, है ना। तो खैर कोई बात नहीं, हाँ तो मैं ही क्रॉस करूंगा खुद क्वेश्चन। मैं एक बात बता रहा हूं, सबसे पहले मैंने क्या कहा, दो चार्ज के बीच में चाहे अट्रैक्शन हो चाहे रिपल्सन हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। उस फोर्स का वैल्यू उतना ज्यादा होगा जितना ज्यादा दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट होगा, और उतना ज्यादा होगा जितना कम डिस्टेंस होगा उसके स्क्वायर में ज्यादा हो जाएगा। अर्थात चार्ज का प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट अगर 3 गुना कर देंगे तो फोर्स कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा। डिस्टेंस अगर हाफ कर देंगे तो 4 टाइम्स हो जाएगा। डिस्टेंस अगर डबल कर देंगे तो फोर्स 1/4 हो जाएगा। इसका मतलब फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, दोनों के चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस स्क्वायर के। अब एक बात बताइए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस स्क्वायर बोलेंगे कि 1/डिस्टेंस स्क्वायर बोलेंगे? डिस्टेंस स्क्वायर। डिस्टेंस स्क्वायर। क्या बोलेंगे विशाल, बोलिए? डिस्टेंस स्क्वायर सर। डिस्टेंस स्क्वायर। और अगर 1/r स्क्वायर बोलना होगा तो क्या बोलेंगे?
तब डायरेक्टली 1/r² बोल देंगे, डायरेक्टली 1/r²। क्यों? इनवर्सली 1/r² बोल दीजिएगा तो इनवर्सली का मतलब उल्टा होता है, तो 1/r² का उल्टा तो r² हो जाएगा ना, तो r² भी डायरेक्टली हो जाएगा। इसलिए आपके पास दो मेथड है बोलने का, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r² या इनवर्सली प्रोपोर्शनल r²। तो अब तो समझ गए होंगे, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली होगा और दोनों के बीच के डिस्टेंस स्क्वायर के इनवर्सली होगा। यहां तक समझ आ गया होगा? हाँ सर, आगे। चलिए, कोई दिक्कत? अनुष्का आया समय? Yes, sir. हाँ, चलिए ये हटा देते हैं, ये तो अट्रैक्शन रिपल्सन को शो करता है। चलिए अब ध्यान दिएगा, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 और y/r²। क्यों? क्योंकि चार्ज के डायरेक्टली और डिस्टेंस का इनवर्सली, तो दोनों को एक साथ कंबाइन कर दिया, तो F डायरेक्टली Q1 Q2 y/r² हो जाएगा। अब इसके बदले कांस्टेंट देते हैं, अब लिखिए मत, समझिएगा, यही भी इंपॉर्टेंट बात है। केज देखिए, जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटा के कांस्टेंट डालते हैं तो उस कांस्टेंट का नाम होता है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अच्छा एक बात बताइए, हम लोग सभी तो मनुष्य है ना? बोलिए। यस सर। यस सर। हम लोग सभी मनुष्य हैं, उसके बाद ही ना हम लोग बने हैं इंडियन, अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन। पहले तो सभी हम लोग मनुष्य हैं, और उस मनुष्य के बाद भी हम लोग बाद में बने हैं ऋषुराज, सौरभ सिंह, शिवेश, विशाल, एसके झा, अनुष्का, ये सब बाद में बने हम लोग। पहले तो मनुष्य है ना हम लोग। तो उसी तरह से जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाते हैं और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटा के कांस्टेंट डालते हैं, तो उस कांस्टेंट का नाम हर एक चैप्टर में क्या होता है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। क्या होता है वो? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। चाहे फ्रिक्शन में कांस्टेंट डालिए डायरेक्टली हटा करके, उसका नाम होगा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। चाहे ग्रेविटेशन में कांस्टेंट डालिए डायरेक्टली हटा के, उसका नाम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। कहीं भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटा के बराबर देंगे और तब कांस्टेंट डालेंगे, तो उस कांस्टेंट का नाम होगा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। जैसे हम सब का नाम मनुष्य है, उसके बाद अपना अपना नाम है, तो उसी तरह हर चैप्टर में इसका एक नाम फिक्स होगा। जैसे हमारा नाम फिक्स है मनुष्य, उसी तरह इसका नाम फिक्स होगा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। लेकिन सोचिए, क्या हम लोग को लोग मनुष्य कह के बुलाता है? ऐसे बुलाएगा तो झगड़ा हो जाएगा, ना हो जाएगा? बताइए। किसी को कहेंगे मनुष्य इधर सुनो, उसको खराब लगेगा कि लगेगा? बताइए। यस सर, लगेगा सर। जैसे विशाले को कहेंगे तो कहेंगे मनुष्य इधर सुनो, तो कहेंगे सर मेरा नाम नहीं है क्या? है ना, नाम है उनका, इसलिए विशाल नाम से पुकारेंगे उनको। तो मनुष्य हम सभी हैं, फिर भी सबको अपने अपने पुकारने का एक साधन है ना बुआ। तो उसी तरह से हर चैप्टर में एक नाम इसका फिक्स होगा। जैसे हम सबका नाम मनुष्य है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, लेकिन कोई इसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कह के पुकारेगा तो उसी तरह गुस्सा आएगा ना, जैसे हम लोगों को गुस्सा आता है मनुष्य कह के पुकारने पर। तो इसलिए सबको अपना अपना नाम से पुकारेंगे, इसलिए हर चैप्टर में अपना अपना नाम होता है। एक फ्रिक्शन में नाम होगा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोलिजन में नाम होगा कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ग्रेविटेशन में नाम होगा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, है ना। उसी तरह यहाँ पर इसका नाम होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। तो एक नाम कहां पर होगा? हर जगह होगा। कौन सा नाम? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट।
और उस कांस्टेंट का नाम हर चैप्टर में अपना अपना होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अपना नाम होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, फ्रिक्शन में होगा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, है ना। यस सर। कोलिजन में होगा कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ग्रेविटेशन में होगा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसका मतलब हर जगह इसका अपना अपना नाम होगा, है ना। देखिए समझिएगा। चलिए, कहेंगे सर इतना गर्मी लगता है पंखा क्यों नहीं लगाते इसमें। सुनिएगा, एक्चुअली मुझे कष्ट में पढ़ाने में अच्छा आनंद आता है, ऐसा क्या, इसलिए सोचिए यहाँ से पंखा मतलब सब रूम में लगा हुआ, एसी तक लगा हुआ, लेकिन नहीं, मैं पढ़ाने वाले रूम में कुछ नहीं, क्योंकि दुख से ज्ञान होता है। असुख में तो नींद आएगा, आलस आएगा, आया समय क्या, ये दुख झेलना मुझे Yes, sir. पढ़ाने में मजा आता है। ध्यान से दोस्तों, ध्यान देगा तो समझिएगा बात को बढ़िया से। हम चर्चा कर रहे हैं इस बात की। देखिए फैन तो एक जनरल चीज होता है, वो तो कोई भी लगा लेता है, फिर फैन तक मैंने नहीं लगा, जबकि दूसरे रूम में एसी तक लगा हुआ है। तो महत्वपूर्ण बात ये है, जो अगर हम यहाँ पर आनंद लेने के लिए पंखा उंखा लगा लेंगे ना, तो मुझे नींदे आने लगेगा, इस एनर्जी से मैं पढ़ा ही नहीं पाऊंगा, है ना। और जब मैं गर्मी महसूस करता हूँ तो बार बार तौलिया से पोंछता हूँ और मजा आता है बोलने में। इसलिए सोचिएगा पॉजिटिव बात इसको, है नहीं, मत सोचिएगा सर पंखा नहीं लगा सकते, रहते। तो हम चर्चा की बात ये कह रहे थे, आपको सुनिएगा बढ़िया से। जब भी हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटा के कांस्टेंट डालेंगे तो उस कांस्टेंट का नाम हुआ क्या होगा, हर जगह प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होगा कि नहीं होगा। ईमानदारी से पहले मुझे बताइए, हर एक चैप्टर में होगा कि नहीं होगा एक नाम। हाँ होगा सर। सर। होगा, बहुत अच्छा। और हर चैप्टर में एक अपना भी नाम होगा कि नहीं होगा। जैसे फ्रिक्शन में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोलिजन में कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ये आपको हीट में थर्मल कंडक्टिविटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी में रेजिस्टेंस, तो हर जगह अपना अपना नाम होगा। और यहाँ पर नाम होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट। तो आज से क्या सोचिए, जब भी डायरेक्टली हटाएंगे तो कांस्टेंट देंगे, उस कांस्टेंट का नाम हर चैप्टर में एक नाम होगा, कौन सा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। लेकिन उस नाम से पुकारेंगे नहीं, हर चैप्टर में उसका अपना अपना नाम होगा, और जो अपना नाम होगा उसी नाम से उसको पुकारा जाएगा। तो यहाँ पर किस नाम से पुकारेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट के नाम से। कोई दिक्कत? नो सर। अनुष्का बोलिए। आओ, आवाज आ सर रही है? एक बार रिपीट कर दीजिएगा सर। अच्छा, आप बोला कीजिए। देखिए बोलेंगे नहीं तो पता कैसे लगेगा, मजा कैसे आएगा पढ़ाई में। देखिए पढ़ाई जब तक आनंद नहीं आएगा ना, आप आईआईटी एनआईटी तो नीट छोड़िए, जनरल चीज भी नहीं आपसे होने वाला। पढ़ाई पहले आनंद बनना चाहिए। आनंद मतलब आपको टाइम ना काटना पड़े। देखिएगा 4 कैसे बच जाएगा पता भी नहीं चलेगा आपको, तब समझिए पढ़ाई है रियल में। अब मुझे बार बार टाइम देखना पड़े, बाप रे 5 मिनट और काटना है, 2 मिनट और काटना है, तो समझिए वो पढ़ाई थोड़ी है, वो तो टाइम काट रहे हैं, है ना। इसलिए माहौल ऐसा हो जाना चाहिए जो टाइम पास हो जाए पता भी ना चले, यही आनंद है पढ़ाई का। और जब ऐसा आनंद आने लग जाएगा तभी आप नीट और आईआईटी का एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। तो आनंद आएगा तो फिर किसी के प्रेशर में नहीं पढ़ेंगे, दिन रात अपने किताब कॉपी लेके बैठे रहेंगे, और उससे क्या होगा, तब आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा और दिमाग का क्षमता बढ़ जाएगा, और तब आप क्वेश्चन बना के आएंगे एग्जाम में। लेकिन जबरदस्ती जब बैठेंगे तो मन नहीं है फिर भी बैठना, तो स्ट्रेस बढ़ाएगा। स्ट्रेस बढ़ाएगा मतलब माइंड को हमेशा सिरी दर्द करते रहेगा, कैसे पढ़ेंगे फिर आप, है ना। इसलिए याद रखिएगा आनंदित होना चाहिए। इसलिए बोला कीजिए थोड़ा सा, अगर दिक्कत हो तो ध्यान। अब कोई संकोच नहीं करेगा, बोलेगा, ध्यान सुनिए एक बार। जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाते हैं और बराबर डालते हैं तो वहां पर एक कांस्टेंट डाला जाता है, और उस कांस्टेंट का नाम हर एक चैप्टर में, चाहे पूरे फिजिक्स में, चाहे पूरे केमिस्ट्री में, कहीं भी चले जाइए, जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटा के बराबर डालेंगे कांस्टेंट, तो उस कांस्टेंट का नाम क्या होगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। आप बताइए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कौन से चैप्टर में नाम होगा, उसका बोलिए कौन से चैप्टर में नाम होगा इसका। हर चैप्टर में सर। हाँ, हर चैप्टर में, हर फॉर्मूला में, जहां भी डायरेक्टली हटा के कांस्टेंट डालेंगे उसका नाम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट फिक्स होगा। जैसे हम सब का नाम है मनुष्य, लेकिन उसके बाद अपना अपना नाम भी तो है हम लोग का, मनुष्य के अलावा अपना अपना नाम भी है हम लोग का। उसी तरह से हर चैप्टर में प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होगा, उसका नाम,
लेकिन एक अपना अपना नाम अलग अलग होगा हर चैप्टर में। तो यहाँ पर होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, ग्रेविटेशन में ग्रेविटेशन कांस्टेंट, फ्रिक्शन में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोलिजन में कोएफिशिएंट ऑफ रेस्ट्रिक्शन। ये सब याद नहीं करना है, मैं एक बात बता रहा हूँ बस। आप तो ये समझ गए, जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो उसका नाम देंगे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और कौन चैप्टर में? सभी चैप्टर में, है ना? Yes, sir. और एक नाम हर चैप्टर में अपना अपना होगा, जो नाम आपको हर चैप्टर में रखना पड़ेगा। तो इस चैप्टर में इसका नाम क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट। क्या नाम होगा बुआ? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट। चलिए अभी थोड़ी देर में मैं ये भी बताऊंगा, जो आखिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटा के बराबर डालते हैं तो कांस्टेंट डालना ही क्यों पड़ता है। ऐसा क्या बुझा गया? Yes, sir. चलिए Yes, sir. अभी पहले ऐसा ही निकाल दे। ऐसा कब के रटना नहीं है। फोर्स का यूनिट होगा न्यूटन, डिस्टेंस स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ तो डिस्टेंस मीटर, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा मीटर मीटर स्क्वायर। चार्ज का यूनिट कूलम, चार्ज का यूनिट कूलम, तो कूलम स्क्वायर हो जाएगा, तो डिवाइड बाय कूलम स्क्वायर। यानी कि इसको लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। आया समझ में? क्यों? देखिए फोर्स इनटू डिस्टेंस स्क्वायर बाय चार्ज स्क्वायर के का वैल्यू होगा, तो फोर्स न्यूटन, डिस्टेंस मीटर स्क्वायर, और चार्ज कूलम इनटू कूलम, कूलम स्क्वायर तो मीटर मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। उसके बाद सीजी ऐसे यूनिट आ जाइए। न्यूटन का टाइम होगा, मीटर का सेंटीमीटर स्क्वायर, और कूलम का स्टैट कूलम होता है। कूलम का सीजीएस क्या होता है? स्टैट कूलम, स्टैट कूलम स्क्वायर। अब निकाल लीजिए डायमेंशन। डायमेंशन कितना होगा देखिए, फोर्स का mlt-2 और डिस्टेंस स्क्वायर मतलब L2, फोर्स का mlt-2, मीटर स्क्वायर मतलब L2, और चार्ज का at करेक्ट यूनिट टाइम, तो at A2T2। अभी ऊपर से पहले m L1 L2 L3 हो जाएगा, और t-2 ऊपर जाएगा T2, तो t-2 -2 -4, और A2 ऊपर जाएगा A-2। आया समय? यस सर, आ गया। Yes, sir. जल्दी छापिए जल्दी छापिए। लिख लिए? हाँ सर, लिख लिया। Yes, sir. अब सुनिएगा मेरी बात को। अब मेरी उस बात को सुन लीजिए, जो आखिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटा के कांस्टेंट डालते क्यों हैं, कांस्टेंट क्यों डालेंगे आखिर? तो सुनिएगा मेरी बात को, मैं इसको एग्जांपल से आता हूं, जिससे आज से सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। देखिए एक कंपनी चलाते हैं राजेश, डॉक्टर की मेडिकल पास कर लिए, नीट का एग्जाम और डॉक्टर बन गए, तो एक बढ़िया सा फैक्ट्री खोले दवा का, मेडिकल का, है ना। तो मेडिसिन का इन्होंने फैक्ट्री खोला, एक दवा कारखाना दिया था, और उसमें इन्होंने कहा सर मेरी कंपनी में आप जॉब करोगे? जानते थे सर का दिमाग है, बहुत तगड़ा दिमाग लगा देंगे, मेरा कंपनी आगे बढ़ जाएगा।
इन्होंने एक राजेश इंडस्ट्रीज करके खोला और मुझे कहा सर मेरी कंपनी में काम करोगे? मैंने कहा करेंगे, लेकिन एक शर्त है, हम अपने साथ सीवेश को भी रखें। सर सीवेश का नाम मैंने से जुड़ जाता है, ऐसे ऐसे एक ही हो जाता है, विशाल को ले लेते हैं। तो मैंने कहा विशाल भी मेरे साथ रहेगा तभी मैं इस कंपनी में काम करूंगा, है ना, नहीं तो उनके बिना मैं काम नहीं करूंगा, ठीक है, उनके बिना काम नहीं करूंगा। अब इन्होंने सोचा भाई सर को रखना है कंपनी को प्रोग्रेस करने के लिए, तो सर को रखना तो जरूरी है, और सर को रखना जरूरी है तब तो इनको रखना मजबूरी है। क्यों? ये विशाल नहीं रहेंगे तो सर ही नहीं रहेंगे, तो सर को रखना तो जरूरी है हमको, क्योंकि हमारा कंपनी को आगे बढ़ाना है, और सर को रखना जरूरी है, सर विशाल के बिना रहेंगे, इसलिए विशाल को भी रखना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है सर, मैं रख लूंगा उनको भी। फिर एक शर्त रख दिया इन्होंने, क्या? जो सर अगर मेरी कंपनी प्रमोशन करेगी तो मैं आपका तो तनख्वाह बढ़ाऊंगा बढ़ाऊंगा, साथ साथ मैं विशाल की भी तनख्वाह बढ़ा दूंगा। और आपका अगर मान लीजिए कंपनी डिमोशन में चला जाता है तो आपकी तनख्वाह, मेरा कंपनी अगर डिमोशन में जाता है तो आपकी तनख्वाह घटाऊंगा और साथ साथ इनकी भी तनख्वाह घटा दूंगा। बात समझ गए आप लोग? यस सर। यस सर। ये कंडीशन समझ गए? चलिए अब देखिए, राजेश इंडस्ट्री चलने लगा बुलंद हौसले के साथ, और एसके झा को शुरुआत में उन्होंने तनख्वाह दी 20,000 रुपया। कितना? और फिर इनको विशाल को लिए थे, विशाल को शुरुआत में दी 10,000 रुपए, क्योंकि इनको तो बैठल बैठल मिलेगा। तो विशाल तो नीट कंप्लीट करके अपना मेडिकल क्लिनिक चला रहे हैं, और सर के चलते इनको 10,000 फ्री में मिल रहा है। क्यों? इन कंपनी में रखा है एसके झा को, और उसके चलते विशाल को भी रखा है। तो विशाल को काम तो नहीं करना, काम तो एसके झा कर रहे हैं सारा, इसलिए विशाल को भी भाई शर्त के अनुसार तनख्वाह मिल रहा है। अब क्या हुआ, कंपनी, मैंने बहुत मेहनत किया और इतना पसीना बहाया कंपनी में कि उस कंपनी का डेवलपमेंट होना चालू हो गया बहुत। तो उन्होंने खुश होकर के मेरी तनख्वाह कर दी सीधे 40,000। तो इनकी भी तनख्वाह नियम के अनुसार 20,000 हो जाएगी, बैठल बैठल ना हल चला कुदारी बैठल भोजन गैस कुराड़ी, है ना, 20,000 इनकी तनख्वाह बढ़ करके हो गई। अब क्या किया, और कंपनी प्रमोशन में चला गया तो मेरी तनख्वाह इन्होंने सीधे 80,000 कर दी, इनकी तनख्वाह सीधे 40,000 हो गई। अब मैं विशाल के घर गया, तो विशाल ने बढ़िया से कॉफी भी बिस्कुट रसगुल्ला छेना सब रखा मेरे सामने, खाइए खाइए सर, क्योंकि उनके चलते उनको 40,000 मिल रहा है तनख्वाह, खाइए सर और मेहनत कीजिए जो हमारा भी बढ़े, है ना। अब क्या किया, मैंने थोड़ा काम करना कम कर दिया, तो मेरी कंपनी डिमोशन में जाने लगी, मेरी तनख्वाह घटा करके इसने सीधे कर दी इन्होंने, कितनी आपको 40 या 20,000, 25,000 कर दी चाहिए नियम के अनुसार। तो 25,000 कर दी तो इनकी तनख्वाह हो गई 12,500, क्योंकि इनकी भी घट जाएगी। अब और तनख्वाह और कंपनी पर इस बार गया तो विशाल ने केवल चाय पिला के छोड़ दिया, दूर सर कुछ मेहनत कीजिए, गड़बड़ा गया तो 12:30 पर आगे सीधे विद्यार्थी का। और मैंने और काम करना कम कर दिया, मेरी तनख्वाह खिसिया करके 10,000 कर दी सीधे, है ना, और इनकी तनख्वाह सीधे 5,000 हो गई। अब इनको और गुस्सा आने लगा, इस बार तो पानी भी नहीं पूछा, डैड बोलने लगे सर क्या कर रहे हैं बताइए, 5,000 तनख्वाह भी घट करके। आप बताइए, विशाल चाह के भी कुछ कर सकते हैं क्या? बोलिए। नो सर। नो सर। वो कुछ कर सकते हैं? बोलिए। नो सर। नो सर। राजेश सुन रहे हैं मेरी बात को? प्रणाम सर। आप खुश रहिए, सुन रहे हैं ना? हाँ सर सुन रहे। अनुष्का आप सुन रहे हैं? यस सर। हाँ। अच्छा बताइए मुझे एक बात, क्या विशाल चाह के भी कुछ कर सकते हैं? उनके हाथ में कुछ भी है? नहीं है। क्यों? मैं जो करूंगा वही उनके बस में है। ये बहुत होगा तो मुझे कहेंगे सर कंपनी को प्रमोशन में लाइए, जो आपकी तनख्वाह बढ़ेगी और साथ साथ मेरी भी बढ़ जाएगी, क्योंकि आपके मार्केट पर मेरा मार्केट डिपेंड है। तो अब क्या हो गया, एक बात सुनिए, क्या विशाल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एसके झा है कि एसके झा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विशाल है? बोलिए।
क्योंकि दोनों का मतलब क्या होगा? दोनों का मतलब ये होगा, अगर विशाल डायरेक्टली एस के झा बोलते हैं, इसका मतलब विशाल का वैल्यू एस के झा पर डिपेंड कर रहा है, और एस के झा डायरेक्टली विशाल बोलेंगे, इसका मतलब एस के झा का वैल्यू विशाल पर डिपेंड कर रहा है। तो बताइए, मैं विशाल पर डिपेंड कर रहा हूँ कि विशाल मुझ पर डिपेंड कर रहे हैं? विशाल आप पर डिपेंड मेरे पर डिपेंड कर रहा है। समझ रहे हैं अनुष्का की नहीं? बोलिए। Yes, sir. हाँ, तो विशाल मुझ पर डिपेंड कर रहा है, इसमें मिस्टर विशाल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस के झा। जब जब एस के झा बढ़ेंगे विशाल बढ़ेंगे, एस के झा घटेंगे विशाल घटेंगे, इसका मतलब विशाल डायरेक्टली एस के झा। क्या विशाल एस के झा के बराबर है? कभी भी बोलिए तो। नो सर। बराबर तो नहीं है कभी भी। क्योंकि देखिए, हम 20 है, ये 10 है, हम 40 है, ये 20 है, ये 80 है, ये 40 है, ये 25 है, 12.5 ये 10 है, ये 5 कभी बराबर है? बताइए। No, sir. नो सर। इसका मतलब विशाल एस के झा के बराबर कभी नहीं है, लेकिन विशाल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एस के झा के है। मतलब एस के झा जब जब बढ़ेगा तब तब विशाल बढ़ेगा, एस के झा जब जब घटेगा विशाल घटेगा। इसका मतलब विशाल जो है एस के झा पर डिपेंड करता है। आया समझ में? हाँ सर। Yes, sir. समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब जरा सोचिए, लेकिन अगर हम इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दें, अगर हाफ से मल्टीप्लाई कर दें, अगर हाफ से मल्टीप्लाई कर दें, अगर हाफ से मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या बन जाएगा? देखिए तो। यस सर। यस सर। इसका मतलब ये कितना बढ़ रहा है, ये कितना बढ़ रहा है, ये कितना घट रहा है, ये कितना घट रहा है, लेकिन ये हाफ तो चेंज नहीं कर रहा है ना। बोलिए। और जो कभी ना चेंज करे उसका नाम क्या होता है? जल्दी बोलिए। जो कभी ना चेंज करे उसका नाम क्या होता है? कांस्टेंट। इसका मतलब इसमें बराबर करने के लिए हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे, अर्थात कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। अब तो समझ में आ गया होगा कांस्टेंट क्यों डाला जाता है। हाँ सर। यस सर। Yes, sir. हम कोई पूछेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटा के कांस्टेंट क्यों डाला जाता है, तो क्या आंसर देंगे उसको सुन लीजिए। कहेगा डायरेक्टली का मतलब वो बढ़ेगा तो वही बढ़ेगा, वो घटेगा तो वही घटेगा, बराबर नहीं होता है, तो उसको बराबर करने के लिए कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया जाता है, और उस कांस्टेंट का नाम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है। आया समझ में? Yes, sir. अच्छा बताइए, उस के का वैल्यू यहाँ पर कितना आएगा? हाफ आएगा ना। बोलिए। यस सर। Yes, sir. क्या हर जगह के का वैल्यू हाफ आएगा, कि वो प्रैक्टिकल करने के बाद पता लगेगा जो के का वैल्यू कितना आना चाहिए? प्रैक्टिकल करने के बाद। प्रैक्टिकल करना। प्रैक्टिकल के बाद पता लगेगा जो के का वैल्यू कितना होना चाहिए। अर्थात के का वैल्यू तय है, जो एक फॉर्मूला के लिए एक ही आएगा, लेकिन वो कितना होगा वो प्रैक्टिकल करने के बाद आएगा। तो जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाते हैं और कांस्टेंट डालते हैं, तो उस कांस्टेंट का वैल्यू प्रैक्टिकल करके निकलता है। और प्रैक्टिकल कौन करेगा? जो लॉ देगा वो करेगा। जैसे न्यूटन साहब ने लॉ दिया तो न्यूटन साहब निकाल के देंगे कांस्टेंट का वैल्यू। एस के झा लॉ देंगे तो एस के झा निकाल करके देंगे। गुलाम साहब अपना लॉ देंगे तो गुलाम साहब कांस्टेंट निकाल के देंगे। आप बताइए, इसके का वैल्यू कौन निकाल के देगा? गुलाम साहब। और कैसे निकाल के देंगे वो? प्रैक्टिकल करके। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? महसूस कर जाते हैं, माहौल खराब कर देते हैं आप लोग। आ रहा है सर। बार बार कहते हैं थोड़ा सा एनर्जी चाहिए, बोला कीजिए, कुछ दिक्कत हो है ना, दिक्कत नहीं हो तो यहाँ से समझ में आया, ध्यान दीजिएगा तब ना एनर्जेटिक। देखिए, पढ़ाई बोरियत नहीं होना चाहिए। ये बोरियत केवल मेरे ऊपर थोड़ी डिपेंड करेगा, आप पर भी तो डिपेंड करेगा ना। अब 2 बजे का क्लास है, भात दाल खा के क्लास में ज्वाइन कर जाइएगा तो नींद आएगा। यस सर। ऊपर से आम का सीजन है, आमो खा लीजिएगा। तो बताइए, जो बचल खुचल था वो खत्म कर दीजिएगा अपने आप को। जानते होंगे आम में सबसे ज्यादा अल्कोहल होता है, चावल में सबसे ज्यादा अल्कोहल होता है, और अल्कोहल पी करके सुतल रहेगा आदमी की जागल रहेगा? बताइए। रहेगा। जो बायोलॉजी पढ़ते होंगे जानते होंगे, मैंगो में सबसे ज्यादा अल्कोहल होता है, चावल में सबसे ज्यादा अल्कोहल होता है। अब खाइएगा पीजिएगा नींद आएगा आपको। बताइए, स्थिति खराब हो जाती है। इसलिए चावल को अवॉइड कीजिए, स्टूडेंट है तो, है ना। आम को भी अवॉइड कीजिए, रात में खा लीजिए, रात में सोना है सो जाइएगा अपना खा करके, ध्यान से। देखिए समझिए, इसलिए आलसी मत बनिए। आलस सबसे खराब चीज है संसार में, स्टूडेंट का ही सबसे बड़ा शत्रु। जिसने आलस को त्याग दिया समझिए वो बन गया स्टूडेंट। ध्यान से। चलिए, अब आप समझ गए जो के का वैल्यू जो है
वो प्रैक्टिकल करके निकाला जाता है, और प्रैक्टिकल वो करते हैं जो इस लॉ को देते हैं। तो लॉ दिया था चार्ल्स आंगस्टीन कुलाम ने। किसने लॉ दिया था? चार्ल्स आंगस्टीन कुलाम ने लॉ दिया था। तब तो के का वैल्यू भी कौन निकालेंगे? चार्ल्स आंगस्टीन कुलाम ही तो निकालेंगे ना। वेस्ट इंडीज, यस सर। वेस्ट इंडीज देश के रहने वाले कौन थे? चार्ल्स आंगस्टीन कुलाम। बहुत कम साइंटिस्ट वहां से निकले, लेकिन ये साइंटिस्ट वहीं से निकले हैं, चार्ल्स आंगस्टीन कुलाम। 11 साल नेवी में जॉब किए थे, नेवी ऑफिसर के रूप में, और उसके बाद जाकर के साइंटिस्ट बने। तो 11 साल नेवी में जॉब करने के बाद साइंटिस्ट बने, तो इसके का मान कौन निकाल के देगा? तो वही निकाल करके देंगे, कौन? चार्ल्स आंगस्टीन कुलाम ही निकाल करके देंगे के का वैल्यू। और कैसे निकाला आप समझ लीजिएगा बढ़िया से। उन्होंने एक चार्ज ले लिया 10 कूलम का, एक चार्ज ले लिया 20 कूलम का, और दोनों के बीच का डिस्टेंस 2 मीटर ले लिया। ठीक है, दोनों के बीच का डिस्टेंस 2 मीटर ले लिया। 2 मीटर। और अब उन्होंने फोर्स बराबर निकाला K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। और F का वैल्यू कैसे निकाला? मास इनटू एक्सीलरेशन। क्यों? अगर चार्ज पार्टिकल है तो इसका मास होगा ना, बोलिए। यस। तो चार्ज पार्टिकल है तो मास होगा, तो मास इसका पता रहेगा आपको। और चूंकि दोनों प्लस प्लस है या प्लस माइनस है, तो अट्रैक्शन या रिपल्सन होगा, तो मूव करेगा। अब मूव करेगा तो एक्सीलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं v माइनस u बाई t करके। यस यस सर। सर। बोलिए ऋषिराज, समझ आ रहा है? ध्यान दीजिएगा बढ़िया से। तो दोनों चार्ज के बीच में रिपल्सन होगा या अट्रैक्शन होगा, तो चाहे रिपल्सन हो चाहे अट्रैक्शन हो, एक्सीलरेशन तो होगा। क्यों? रेस्ट से मोशन में आएगा, u 0 था, v का वैल्यू पता लग जाएगा, वेलोसिटी, और t कितना टाइम में इतना वेलोसिटी का वो पता लग जाएगा। तो वेलोसिटी माइनस वेलोसिटी बाय टाइम कर देंगे, एक्सीलरेशन पता चल जाएगा। ये मास पता है, एक्सीलरेशन पता है, तो फोर्स का वैल्यू उनको पता लग गया होगा। बोलिए जल्दी से। यस सर। और मान लीजिए फोर्स का वैल्यू आया 25 न्यूटन उनके लिए। अब देखिए एवे का मान 25 पुट कर दिया, अब काट दीजिए, तो 4 पंचे 20, अब 25 दूना 50 हो जाएगा, ये 2, तो k का वैल्यू 0.5 आ जाएगा ना। बोलिए जल्दी से। यस सर। Yes, sir. अब इन्होंने देखिए, और एक ही बार में प्रैक्टिकल करके k का मान नहीं निकलता है, कोई भी वैल्यू एक बार में नहीं निकाल सकते आप, उसको 3-4 बार करके देखिए, और तब उतना वैल्यू आएगा, तब उसको माना जाएगा। क्योंकि एक बार तो संजोग भी हो सकता है ना। सपोज कीजिए एक दिन क्लास किया, इसके बड़ा अच्छा पढ़ा दिए, है ना, तो इसका मतलब ये थोड़ी हुआ इसके अच्छा टीचर हो गए। एक दिन तो कोइंसिडेंटली भी कोई अच्छा पढ़ा देगा नहीं पढ़ा देगा? बोलिए। यस सर। इसलिए, या एक दिन इसके पहला दिन खराब हो गया संजोग से क्लास, तो क्लास खराब हो गया, इसका मतलब थोड़ी इसके खराब पढ़ा दिए। कम से कम वेट एंड वॉच किया कीजिए थोड़ा देर। इसमें 3-4 प्रैक्टिकल के बाद ही कोई डिसीजन लेने का अधिकार मनुष्य को मिला हुआ है। अब मान लीजिए सीवेस कभी खाना नहीं बनाते थे, एक दिन खाना बनाने बैठ गए, बहुत अच्छा खाना बन गया, इसका मतलब थोड़ी सीवेस अच्छा खाना बना सकते हैं? बताइए, क्या सीवेस? यस सर। कहेंगे नहीं सर हम अच्छा खाना बना लेते हैं, तो आप डेली बनाते हैं इसलिए अच्छा बना लेते होंगे। ध्यान दीजिएगा, तो समझने का प्रयास कीजिएगा। हम एक दिन किसी काम को देख करके उसको हम रिजल्ट तक नहीं पहुंचा सकते हैं, इसलिए कम से कम 3-4 बार प्रैक्टिकल होना ही चाहिए। समझ में आया कि नहीं? बोलिए जल्दी से। यस Yes, सर, आ sir. गया। आ गया सर। तो ध्यान दीजिएगा, तो k का वैल्यू 0.5 हो जाएगा, सबको समझ आ गया होगा। अब तनिक विचार कीजिए, तनिक देखिए
फिर उन्होंने चार्ज का वैल्यू क्या कर दिया, 40 कूलम ले लिया और इसको 30 कूलम कर दिया और दोनों के बीच का डिस्टेंस 2 मीटर ही रहने दिया, नहीं चेंज किया। तो m किया के और 40 गुने 30 बटा 2 का स्क्वायर 4 आया सब क्या। और इस फोर्स का वैल्यू फिर निकाला Yes, sir. मास इनटू एक्सीलरेशन करके, और संयोग से इस बार इसका वैल्यू आ गया 600। कितना आ गया, सॉरी 150। तो k गुने 40 गुने 30 बटे कितना हो गया 4, इसको काटेंगे 10 और 30 गुने 5 150, 5 गुने 10 यानी k का वैल्यू फिर आ गया 0.5। ठीक है, इसी प्रकार फिर इन्होंने तीसरा Yes, sir. कोई दूसरा चार्ज ले लिया, 60-80 कूलम का चार्ज ले लिया और दोनों के बीच का डिस्टेंस ले लिया 4 मीटर। ठीक है, और फिर वही m बराबर k q1 q2 बाय r स्क्वायर 60 गुने 80 बटे 4 का स्क्वायर 16 और इसका वैल्यू फिर आ गया मास गुने एक्सीलरेशन करके 150। ठीक है, अब इस 150 से इसको काट दिया 16 गुने 5 और 300 से 150 कट गया तो आ गया k का वैल्यू फिर आ गया 0.5। तो इन्होंने देखा, अब समझ गए, जब 3-4 बार प्रैक्टिकल करने के बाद k का वैल्यू आया, इन्होंने कह दिया k का वैल्यू 0.5 होता है, कंफर्म कह दिया इतना बार। क्यों, 3 बार लगातार यही वैल्यू आया, कितनों चार्ज चेंज किए, कितनों डिस्टेंस चेंज किए, वैल्यू k का उतना ही आया, इसका मतलब समझ गए k का वैल्यू इतना ही होता है ना। तो k का वैल्यू उन्होंने 0.5 दे दिया। लेकिन अभी भी इनका मामला शांत नहीं होने वाला है। क्यों, ये फिर चर्चा करेंगे, कहीं ऐसा तो नहीं एयर मीडियम में रखे तो सब बार k का वैल्यू उतना आया और मीडियम दूसरा में रखे दोनों चार्ज को और डिस्टेंस को, तो क्या वही k का वैल्यू आता है कि k का वैल्यू चेंज होता है। अगर वही आ गया तो कह देंगे किसी भी मीडियम में चार्ज को रखिए k का मान उतना ही होगा, और अगर चेंज हो गया तो समझ जाएंगे हर मीडियम में k, एक मीडियम में k का वैल्यू उतना ही होता है, लेकिन मीडियम चेंज करते हैं तो k का मान चेंज हो जाएगा। कहने का अधिकार उनको होगा कि नहीं होगा, बताइए। हो जाएगा Yes, sir. अच्छा, मैं तेज पढ़ा रहा हूँ कि एग्रेसिव पढ़ा रहा हूँ, बताइए तो। एग्रेसिव पढ़ा रहे हैं। एग्रेसिव पढ़ा रहे हैं, फास्ट नहीं पढ़ा रहे, मत सोचिएगा, है ना। थोड़ा हायर मोड, मतलब कि हायर मोड में पढ़ा रहा हूँ, एग्रेसिव होकर के पढ़ा रहा हूँ। आज क्या बात समझ रहा है? Yes, हाँ sir. सर समझ रहे। एक गिलास पानी पी लो। विशाल आ रहा समय? हाँ सर आ रहा सर। चलिए, देखिए समझिएगा। तो k का वैल्यू 0.5 आ गया, किस मीडियम में, एयर मीडियम में। अब इन्होंने क्या किया, मीडियम चेंज किया, और मीडियम चेंज किया और आ गए किसमें, वाटर में, यानी वही 10 कूलम चार्ज 20 कूलम चार्ज, दोनों के बीच का डिस्टेंस 2 मीटर और फिर m बराबर k q1 q2 यानी 10 गुने 20 बटे 2 का स्क्वायर 4 और k का वैल्यू मास इनटू एक्सीलरेशन से निकाला 10 गुने 20 बटे कितना 4 और मास गुने एक्सीलरेशन का वैल्यू मान लीजिए 25 आ गया, या सपोज कीजिए 50 आ गया, तो 4 से कट गया 5 और 50 कट गया, k का वैल्यू 1 आ गया। इसका मतलब क्या समझ गए। फिर आप वैल्यू चेंज किया, अब 10 कूलम की जगह 20 कूलम कर दिया, इसको 40 कूलम कर दिया, डिस्टेंस 4 मीटर कर दिया, है ना, या चलिए 2 मीटर ही डिस्टेंस रहने दिया। और अब फोर्स निकाला तो क्या हो गया, F बराबर कितना, k इनटू कितना 20 गुने 40 अब बटे डिस्टेंस का 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और F बराबर ma और ma निकालना, इसमें कट गया 5 और k ma का वैल्यू आया 200 न्यूटन, तो क्या हो गया k इंटू 200 और k का वैल्यू 1 आ गया। इसका मतलब क्या समझ गए,
जो के का वैल्यू दोनों चार्ज को जब एयर में रखा था तो कितना डिस्टेंस चेंज कर रहे थे, कितना चार्ज चेंज कर रहे थे, के का वैल्यू बार बार 0.5 आ रहा था। जब वाटर में लेके चले गए तो के का वैल्यू बार बार चार्ज कितना चेंज कर रहे हैं, डिस्टेंस कितना चेंज कर रहे हैं, फिर भी के का वैल्यू कितना 1 आ रहा है। इसका मतलब समझ में आ गया उनको, जो के का वैल्यू ना तो चार्ज पर डिपेंड करता है ना डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, केवल और केवल किस पर डिपेंड करता है, चार्ज किस मीडियम में रखा हुआ है, किस मीडियम में रखा हुआ है। नहीं आया सर क्या? आ गया सर। आ गया समझ सर। यानी कि एक रिजल्ट तो कूलॉम साहब के एक्सपेरिमेंट से निकल गया, क्या चीज, जो के का वैल्यू जो है वो डिपेंड करता है केवल और केवल मीडियम पर, यानी चार्ज किस मीडियम में रखा हुआ, ना कि चार्ज और डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। चार्ज कितना चेंज करे, डिस्टेंस कितना चेंज करे, के का वैल्यू नहीं चेंज करेगा। ये बात तो समझ गए? हाँ, लेकिन मीडियम चेंज कर देंगे तो के का वैल्यू चेंज हो जाएगा। ये बात तो उनको पता लग गया ना? यस सर। यस सर। अब सोचिए, अच्छा ये के का वैल्यू उनका 0.51 ये उनका आता होगा कि एसके झा का ये एक ऑब्जर्वेशन है जो कूलॉम साहब ने कैसे निकाला होगा? आपका ऑब्जर्वेशन सर। हाँ, ये एसके झा का ऑब्जर्वेशन है जो हाउ टू प्रोसीड, हाउ टू डिटरमाइन द प्रोपोर्शनल कांस्टेंट मिस्टर कूलॉम, है ना? क्या कूलॉम कैसे कैलकुलेट किए होंगे इस चीज को, इसका एक अनुमान लगाया एसके झा ने अपने अनुभव के आधार पर, ना कि उस समय कूलॉम साहब के समय एसके झा वहां पर प्रेजेंट थे, है ना? और ना किसी किताब में इस बात का जिक्र है जो कैसे निकाला गया होगा। ये तो मैंने फिजिक्स के अपने अनुभव के आधार पर मैंने बताया जो कूलॉम साहब ने ऐसे के का वैल्यू निकाला होगा, और इसके अलावा कोई उपाय भी नहीं निकालने का। बात से हमारा किनारा है। लेकिन ये तो नहीं है जो के का वैल्यू इनका एयर के लिए 1/2 ही आया होगा, वाटर के लिए 1 ही आया होगा। ये तो मेरा पर्सनल एजम्पशन है। बात समझ आ रहा है? यस सर। सर आ रहा है। यस सर। लेकिन कुछ इसी तरह से आता होगा कैलकुलेशन करने पर, है ना? इसी तरह से कैलकुलेट करते होंगे। तो जानते हैं इनके अनुसार क्या कैलकुलेशन आया? अब देखिए इनके अनुसार क्या कैलकुलेशन आया। जैसे मेरा किसी मीडियम में 0.5 आ रहा था, किसी में 1/1 आ रहा था, किसी में कुछ आएगा। तो इनके अनुसार जानते हैं किसी मीडियम में आ रहा था 1/12.56, किसी में आ रहा था 1.100 कितना 08, फिर किसी में आया इनका क्या 1.1 बाई कितना 75.36, चलिए कितना इतना ले लिए। अब देखिए 5 12 चलिए इतना आया। अब गौर कीजिएगा उनका वैल्यू किसी मीडियम में ये आ रहा था, किसी मीडियम में ये आ रहा था, किसी मीडियम में ये आ रहा था, हर मीडियम में इस तरह का वैल्यू उनका आ रहा था। समझ आ रहा मेरी बात? अच्छा बताइए मेरे एक्सपेरिमेंट के अनुसार उनका वैल्यू दुनिया के लिए होगा कि कूलॉम साहब के एक्सपेरिमेंट के अनुसार होगा दुनिया में इसका वैल्यू? कूलॉम साहब के एक्सपेरिमेंट। मेरा तो एक ढांचा तैयार, मेरा तो एक शेप तैयार किया, इन्होंने निकाला कैसे होगा बात, या कोई क्वेश्चन का वैल्यू निकालता कैसे है, ये मैंने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया। लेकिन निकालने वाला वैल्यू तो कूलॉम साहब वाला ही वैल्यू होगा। तो कूलॉम साहब ने जब एक्सपेरिमेंट किया था तो जैसे मेरा वैल्यू आ रहा था किसी मीडियम में 0.5, फिर किसी मीडियम में 1, किसी में 2, किसी में 3, इस तरह से आएगा। उनका वैल्यू आता था किसी मीडियम में 1/12.56, किसी में 1/62.8, किसी में 1/100.48। तो हर मीडियम में इस तरह का वैल्यू आता था। तो उन्होंने गौर किया तो इसको तो हम लिख सकते हैं 1/4 into 1, इसको लिख सकते हैं 1/4 into 8, इसको लिख सकते हैं 1/4 into 5। इसका मतलब ये समझ गए जो हर एक मीडियम में 1/4 तो आता ही है, लेकिन ये वैल्यू सब मीडियम में अलग अलग आता है।
तो जानते हैं क्या किया, इसको सब में k का वैल्यू 1/4 पाई तो दे ही दिया, लेकिन ये वैल्यू सब में अलग आएगा, जो सब में अलग लगाया उसका नाम एप्सिलॉन दे दिया, और इसलिए k का वैल्यू कितना आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन हो गया कांस्टेंट का वैल्यू। और एप्सिलॉन हर मीडियम में अलग अलग होगा, लेकिन 1/4 पाई सब में होता है, इसलिए 1/4 पाई कांस्टेंट डाल दिया, और एप्सिलॉन कह दिया जिस मीडियम में लोगे चार्ज को उस मीडियम का एप्सिलॉन का वैल्यू ले लीजिएगा। अब आप कहेंगे सर एप्सिलॉन को कहा क्या उन्होंने, तो एप्सिलॉन को कहा परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। क्यों कहा इसकी भी चर्चा मैं करूंगा, और एप्सिलॉन से डिनोट किया इन्होंने। चलिए मैं दोनों बात चर्चा करूं। ये तो बात सुना गया जब k का वैल्यू इनके लिए कितना आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन एप्सिलॉन। अभी घबराइए मत, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए कहा ना ये बहुत टफ चीज है। वो अलग बात है टीचर आते ही फॉर्मूला लिख देता है 1/4 का एप्सिलॉन q1 q2 है, उसका लो क्वेश्चन दो बनाओ। ना स्टूडेंट पूछता है जो सर ये एप्सिलॉन नोट बाप रे हमारा दिमाग में नहीं काम कर रहा, एप्सिलॉन आया कहां से, है ना। तो ये कांस्टेंट होता है, यही होगा करता है, हटाओ ना, अभी जो निकाले वो जानेंगे, मुझे क्या पता है बात, है ना। लेकिन नहीं, अब इसको बस अब अंतिम परिणाम दे देते हैं, मजा आ जाएगा। कुछ कुछ आया समझ कि नहीं आया, बोलिए। हाँ सर आ आया गया। सर। आया सर। अभी मैं बस लास्ट रिजल्ट इसको दे रहा हूँ, बस 2 मिनट में उसका ये परफेक्ट मिल जाएगा, और अंत में कहूंगा ये फॉर्मूला याद रखिए, सारा न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। चलिए k का वैल्यू में क्या निकाला, 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब देखिए एप्सिलॉन को क्या कहा इन्होंने, महत्वपूर्ण बात यह है कि एप्सिलॉन को क्या कहा, कि महत्वपूर्ण बात है एप्सिलॉन से क्यों डिनोट किया। एप्सिलॉन को क्या कहा, एप्सिलॉन को क्या कहा, ये इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा, क्योंकि नाम तो कोई महत्वपूर्ण नहीं रहता है ना। एक्चुअली में एप्सिलॉन से क्यों डिनोट किया ये महत्वपूर्ण बात नहीं है, महत्वपूर्ण बात है एप्सिलॉन को क्या नाम दिया इन्होंने, वो इंपॉर्टेंट बात है। अब आपको सीवेज से क्यों डिनोट किया गया ये मैटर नहीं रखता है, दुनिया आपको किस रूप में जानेगा ये इंपॉर्टेंट बात है ना। बताइए बंदारी से। यस सर। क्योंकि सीवेज, सौरभ, विशाल ये तो पुकारने के मात्र एक साधन है, दुनिया इतिहास तो याद रखता है आपको किस रूप में लोग जानेगा। अरे एल्बर्ट आइंस्टाइन थे इसलिए महान हुए, कि वो महान थे इसलिए एल्बर्ट आइंस्टाइन हुए, बोलिए। महान थे इसलिए अल्बर्ट आइंस्टाइन हुए। तो कितना नाम वाला आया, कितना नाम वाला गया, बुझा गया ना। यस सर। किसी मनुष्य की सुंदरता उसके वस्त्रों से नहीं होती है, कुछ मनुष्य होते हैं जो इतने सुंदर होते हैं जो वस्त्र को सुंदर बना देते हैं, पहनने पर उसका मान बढ़ा देते हैं, बात सुनाए ना। यस सर। और कुछ होते हैं वस्त्र पहन के सुंदर लगते हैं, तो दोनों में महान कौन है बताइए, जो वस्त्र को सुंदर दर्शाते हैं। हम लोग ब्रांड का कपड़ा पहनते हैं तो दुनिया को कहते हैं हम ब्रांड पहनते हैं, फला ब्रांड दिखाते हैं लोगों को कि ये ब्रांड है मेरा, लेकिन कुछ आदमी तो ऐसे होते होंगे जो पहनेंगे वो ब्रांड बन जाएगा, बोलिए। यस सर। अब महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, ये सब क्या है, ये सब जो कंपनी पैसा नहीं देता होगा इनको, आप ब्रांड का कपड़ा पहनते होंगे तो ब्रांड फाड़ देते होंगे वहां से, क्यों, ताकि कोई देखे ना इसको, है ना। रियल बात बताइए। यस सर।
क्योंकि उसी का ना 8 करोड़ रुपया 10 करोड़ रुपया लेता है साल का प्रचार करने का, और वो उसके उस पर सटा रहेगा तो फ्री में उसका प्रचार हो जाएगा ना हो जाएगा, बताइए। यस यस सर। सर। हैं? यस सर। हम साधारण लोग क्या करते हैं, उस स्टिकर को रहने देते हैं। लोग पूछेगा ना, हम फुल्ला ब्रांड का कपड़ा पहनते हैं, बोलिए है कि नहीं है? यस सर। यस सर। यही अंतर है ना, ध्यान देगा। इसलिए मनुष्य है ना, मनुष्य किस सिंबल से रिप्रेजेंट होता है वो महत्वपूर्ण बात नहीं है, दुनिया उसको किस रूप में याद रखता है ये महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि ये तो पुकारने का एक साधन है, जिस नाम से पुकारोगे आएगा वही जिसको बुलाया जाएगा। ऐसा क्या? तो एब्सोल्यूट जो है वो तो एक सिंबल है, वो तो किसी सिंबल से डिनोट कर सकता था लोग, लेकिन गुलाम साहब ने सिंबल एब्सोल्यूट दे दिया। तो सिंबल तो एक पुकारने का साधन है, तो उससे कोई महत्वपूर्ण बातें नहीं है। महत्वपूर्ण बात है उसको कहा क्या गया। तो जानते हैं उसको क्या कहा गया एब्सोल्यूट को? इज कॉल्ड परमिटिविटी। देखिए एप्सिलॉन जो है वो क्या है, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम है। क्या है वो? परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। परमिटिविटी ऑफ द मीडियम है। अब कहेंगे सर ये नाम क्यों रख दिया इन्होंने, ये इस रूप में क्यों जाना गया है? एक बात बताइए, आप कभी ऑफलाइन क्लास करते होंगे कोविड-19 से पहले, कि ऑनलाइन कोई सोचा भी नहीं था ऐसा होगा? क्या सौरभ कभी सोचा था? जो एसके झा नो सर। मोबाइल का विरोध करते हैं, वो कभी इस तरह जुड़े रहेंगे? ऑनलाइन पढ़ाएंगे। हाँ हाँ हाँ। जो मोबाइल का कभी विरोध करते थे वो ऑनलाइन इस तरह पढ़ाएंगे और इसमें भी पब्लिसिटी प्राप्त कर लेंगे, हैं? देखिए ध्यान दीजिएगा, सर। इसमें भी मेरा सुपीरियर क्लास रहता है, देखते हैं ना सौरभ? यस सर। इतना इंटरेस्टिंग किसी का ऑनलाइन नहीं रहता है, बच्चा बोलता है ना, तो सर गजब इंटरेस्टिंग रहता है आपका ऑनलाइन क्लास, है ना? और दूसरे टीचर का तो वो लोड कर देता है, डाउनलोड करके क्या कहता है, पढ़ लो इससे, है ना? देखिए रिकॉर्डिंग ही रहता है और लाइव ही होता है, नहीं होता है? ध्यान से इसलिए यस सर। समझिए बात को, ये अपलोड कर लो, फलना अपलोड कर लो, और तब जाके मेरे वेबसाइट पर जाओ, मिल जाएगा वीडियो सब, है ना? चाटेगा वीडियो लेके, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। जो एक्सप्रेशन टीचर का वो तो व्यापार हो गया एक तरह से, वीडियो बेचना, और ये शिक्षा हो गया रियल, है ना? ध्यान दीजिएगा। तो सुनिएगा बात को बढ़िया से, हम चर्चा कर रहे थे जो एप्सिलॉन का नाम परमिटिविटी क्यों रख दिया। आप कभी ऑफलाइन क्लास करते थे और जब लेट से क्लास में आते थे, मैं पढ़ाना चालू कर देता था, या टीचर पढ़ाना चालू कर, कोई भी टीचर पढ़ाना चालू कर देते थे, और आप क्लास में लेट से आते थे, तो क्या कहते थे बोलिए? परमिशन मांगते थे ना टीचर से, मे आई कम इन सर? बोलिए यस सर। अनुष्का। यस सर। तो परमिशन मांगते थे और तब टीचर कहते थे यस, तो आप आ जाते थे, यानी परमिशन मिल गया आपको। तो कहां परमिशन मिल गया? क्लास में बैठने का परमिशन मिल गया। अगर टीचर ने कहा नहीं, तो परमिशन मिल गया कहां का? क्लास से बाहर रहने का। मिल गया कि नहीं मिल गया, बोलिए? यस सर। यस यस सर। सर। उसी तरह से एक बात बताइए, ये वैल्यू किसका लेंगे, कौन से मीडियम का लेंगे? तो जिस मीडियम में चार्ज को रहने का परमिशन मिलेगा उसी मीडियम का नाम वैल्यू होगा। ये बताइए, यस सर। ये किसका वैल्यू होगा? तो जिस मीडियम में चार्ज को रहने का परमिशन मिलेगा उसी मीडियम का वैल्यू होगा ना ये। यस सर। और इसीलिए नाम पड़ गया, परमिशन वर्ड से बना है परमिटिविटी। तो आप कोई पूछेगा इसका नाम परमिटिविटी ऑफ मीडियम क्यों पड़ गया, तो कहेगा परमिटिविटी वर्ड कम्स फ्रॉम द परमिशन, और जिस मीडियम में चार्ज को रहने का परमिशन मिलेगा उसी मीडियम का नई वैल्यू होगा, इसलिए नाम पड़ गया एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम या परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। आया समझ में? यस सर। नहीं आया इसमें? यस समय अनुष्का
Yes, sir. आगे Yes. sir. Yes. कोई पूछेगा इसका नाम परमिटिविटी ऑफ मीडियम क्यों पड़ गया, तो क्या कहेंगे, ये उसी मीडियम का वैल्यू होगा जिस मीडियम में दोनों चार्ज को रहने का परमिशन मिला होगा, और इसलिए परमिशन वर्ड से ही बना है परमिटिविटी, इसलिए नाम पड़ गया परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अब आप कोई पूछ देगा इसको एप्सिलॉन से क्यों डिनोट किया गया, अरे डिनोशन तो एक पुकारने का साधन है, जिस सिंबल से पुकारना है पुकारो, कोई रोकने वाला नहीं है। कोई फोर्स को एफ से डिनोट करता है, कोई पी से डिनोट करेगा तो गलत हो जाएगा, क्या बताइए तो? नो सर। No sir. आपको इसको पी से डिनोट करेगा तो क्या वो गलत हो जाएगा? नहीं भाई, डिनोट तो आप किसी चीज से कर सकते हो, तो एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, होगा तो वही चीज जो वो है। बोलिए, अब एस के झा को कोई दूसरा नाम से जानेगा तो क्या एस के झा का नेचर चेंज हो जाएगा? बताइए, एस के झा को बहुत नाम से लोग कितना साइंटिस्ट नाम से पुकारने लग जाता है कमेंट करके कि बहुत रिसर्च कराते हैं, इसलिए टीचर सब, विरोधी टीचर सब मुझे साइंटिस्ट भी कहने लग जाता है ना, वो साइंटिस्ट है, उनसे जाकर पूछ ले, Yes, है ना? sir. बहुत टीचर मुझे साइंटिस्ट कहने लग जाता है, बुझा गया, कमेंट से। तो देखता है बहुत रिसर्च कराता है, स्टूडेंट को पूरा अपने फिजिक्स के अंदर इंटरेक्ट कर लेता है, केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी पढ़ने ही नहीं देता है साथ में, इसलिए उसको थोड़ा दिक्कत हो जाता है, इसलिए मुझे कमेंट मेरे ऊपर करता है, तो सारा कैलकुलेशन करता है, सारा वो साइंटिस्ट है एक तरह से, है ना? तब भले मुझे साइंटिस्ट लोग कहने लगे, स्टूडेंट भी सीरियस समझ गया जो साइंटिस्ट है ना? तो अब मुझे लोग साइंटिस्ट कहने लग जाएंगे तो क्या मेरा पढ़ाने का तरीका चेंज हो जाएगा? बताइए तो। नो सर। No, sir. मैं रहूंगा वही जो मैं हूं, भले चाहे जिस नाम से मुझे पुकार लीजिए। आया समय कि नहीं आया? आ गया सर। इसी तरह से जिस सिंबल से पुकार लीजिए, होगा तो वही जो वो है। तो एप्सिलॉन से पुकारे तब भी उसका नाम परमिटिविटी ऑफ द मीडियम ही होगा, और अगर सी से डिनोट कर लेते तब भी वो परमिटिविटी ऑफ द मीडियम ही होता, और अगर उसको आप के से डिनोट कर लेते तब भी परमिटिविटी ऑफ द मीडियम होता तो वही जो है। लेकिन सबने उसको एप्सिलॉन से डिनोट किया, तो फिर हम लोग काहे चेंज करेंगे, इसलिए हम लोगों ने भी एप्सिलॉन सिंबल से डिनोट कर लिया। अब बताइए, डिनोट महत्वपूर्ण था कि नाम महत्वपूर्ण था इसका? नाम महत्वपूर्ण। किस रूप में दुनिया जानता है वो महत्वपूर्ण था, किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं वो महत्वपूर्ण नहीं था, और दुनिया वाकई में इसको सही नाम से जानता है, क्या? परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, क्योंकि जिस मीडियम में चार्ज को रहने का परमिशन मिलेगा उसी मीडियम का नाम वैल्यू होगा। Yes sir. सो गए? नो सर। नो सर। चलिए, समझ आ गया है? बोलिए जल्दी से। हाँ सर। Yes, sir. Yes sir. आ गया सर। अब हम फॉर्मूला को कहां कन्वर्ट कर सकते हैं? क्या चीज कन्वर्ट करेंगे फॉर्मूला को? तो f बराबर 1 by 4 pi epsilon naught. नोट लो, थोड़ी बार नोट लो। चलिए, अब ये फॉर्मूला सुना है सबको? जल्दी बोलिए। Yes, sir. यस सर, आ गया। जल्दी छापो। चलिए, क्या हो गया? अच्छा, आप बात बताइए, ये एप्सिलॉन कौन से मीडियम का वैल्यू लेंगे? जिस मीडियम में चार्ज उपस्थित होगा, ठीक है? अब जरा एक बात मुझे बताइए, ज्यादा से ज्यादा चार्ज किस मीडियम में उपस्थित होता है?
और किस में हम स्टडी करते हैं, एयर या वैक्यूम में ही? यस सर। यस सर। समझ जिस तरह एयर या वैक्यूम नहीं सुनना है मेरी बात। देखिए एक्चुअली में एयर में सारा चार्ज रखते हैं। अच्छा बताइए सारा स्टडी हम किस में करते हैं? एयर में ही चार्ज को रखे। वाटर में कौन चार्ज को रखने जाएगा? बे रखने जाएगा कोई? नो सर। क्या माइका सीट में कोई चार्ज रखने जाएगा? क्या ग्लास मीडियम में कोई चार्ज रखने जाएगा? चार्ज No, भले जिस मीडियम में होगा उसका एप्सिलॉन होगा, लेकिन चार्ज 99.99999% तो लोग एयर में ही रखेगा ना। यस सर। और चूंकि एयर और वैक्यूम का एक ही वैल्यू होता है इसलिए हम साथ में दोनों की चर्चा कर देते हैं, एयर या वैक्यूम। दोनों अलग चीज है। एयर मतलब एटमॉस्फेयर है वहां पर, और वैक्यूम मतलब कुछ नहीं है, लेकिन दोनों का वैल्यू सेम होता है एप्सिलॉन का। इसलिए आप चार्ज को एयर में रखिए या वैक्यूम में रखिए। तो हम बताइए मोस्टली चार्ज किस में रखते हैं, किस में स्टडी करते हैं फोर्स का? बताइए। एयर। एयर एयर में। में सर। एयर में तो जो फेमस होता है उसको अलग कर लेना चाहिए ना, उसका वैल्यू तो बता देना चाहिए दुनिया को, है ना? यस सर। यस सर। तो नहीं एप्सिलॉन किस मीडियम का होगा? किसी भी मीडियम का जिसमें चार्ज रखा रहेगा। तो अगर चार्ज हम एयर में रख देंगे तो एप्सिलॉन किसका होगा? बोलिए जल्दी से। एयर का एयर सर। का। एयर का। एयर का होगा, बात खत्म। चलिए तो मैं अभी लिखिएगा मत। ये हो जाएगा। बोलो नहीं करेंगे आपको। यस सर। नहीं बोलेंगे? लिख रहा है सर अभी। यस सर। अभी लिखना नहीं है, गलत लिख गया बोर्ड पर। अभी नहीं लिखना है। ठीक है सर। अगर चार्ज एयर या वैक्यूम में रखा हुआ रहेगा तो क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन एयर या वैक्यूम Q1 Q2 बाई R स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? बताइए। यस सर। यस सर। अब एक बात बताइए, इतना लंबा चौड़ा आपको देखने में अच्छा लग रहा है फॉर्मूला? बोलिए। नो सर। तो क्यों ना ऐसा कर लिया जाए, एयर का एक सिंबल बना लिया जाए। तो एयर या वैक्यूम का सिंबल बना दिया गया जीरो। क्या सिंबल बना दिया गया? जीरो। जीरो। और इसका नाम हो गया एप्सिलॉन नॉट। क्या हो गया? आया समझ? यस यस सर। इसका नाम हो गया एप्सिलॉन। अब कोई पूछेगा दोनों फॉर्मूला में कोई अंतर है क्या? तो कहेगा नहीं कोई अंतर नहीं है, यही फॉर्मूला वो है, बस अंतर है इसमें चार्ज किसी जिस मीडियम में रखा रहेगा उसका एप्सिलॉन वैल्यू होगा, और ये जब एयर में रखा रहेगा या वैक्यूम में तब का वैल्यू होगा। आया इसमें? यस सर। यस सर। यस सर। अब कोई पूछेगा इतना मीडियम होने के बावजूद आप खाली एयर का ही सिंबल अलग किए, सबका सिंबल अलग अलग कीजिए। तो कहिएगा अरे जिसका क्वेश्चन आएगा उसका सिंबल हम उस समय यूज कर लेंगे। तो फिर एयर और वैक्यूम का क्यों अलग कर लिए? कहेंगे एयर वैक्यूम का इसलिए अलग कर लिए क्योंकि सब जगह एयर और वैक्यूम का ही यूज होगा। एक आध क्वेश्चन में कोई दूसरा मीडियम यूज होगा, तो जिस समय दूसरा मीडियम यूज होगा उस समय हम दूसरे मीडियम का सिंबल बना लेंगे। वो एक आध को क्वेश्चन आएगा 100 में से, लेकिन सारे क्वेश्चन तो एयर में ही आएंगे, इसलिए एयर का हमने अलग कर लिया। बात सुना है कि नहीं आया? बोलिए ईमानदारी से। हाँ यस सर। सर। तब बताइए उसको कहेंगे परमिटिविटी ऑफ मीडियम, इस एप्सिलॉन नॉट को क्या कहेंगे? परमिटिविटी ऑफ एयर, क्योंकि एयर में चार्ज रखा रहेगा तब ना एप्सिलॉन नॉट यूज किया है, इसलिए क्या होगा? वेयर
आया इसमें? यस सर। Yes, sir. सच बोल रहे हैं ना आप लोग, बड़े ईमानदारी से? हाँ सर, आ गया सर। यस सर। ये फॉर्मूला कब लिया जाएगा? जब दोनों चार्ज एयर में हो या वैक्यूम में हो, और अगर किसी और मीडियम में होगा तो वो वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। आया समझ क्या? यस सर। Yes, sir. कोई दिक्कत? चलिए, अब इसका वैल्यू तो दिए होंगे, तो इसका वैल्यू कूलम्ब साहब निकाल दिए थे। क्यों निकाल दिए इसी का वैल्यू, और किसी मीडियम का क्यों नहीं निकाले? क्योंकि उनको पता था सारे जगह लोग एयर का ही यूज करता है, सब जगह चार्ज एयर में ही रखता है, तो 99.9999% की जगह क्या होगा, एयर ही यूज होता है। तो एयर का वैल्यू निकाल के दे दिया, और बाकी का वैल्यू कहा जो क्वेश्चन जब होगा तो दिया रहेगा। आया सब क्या? हाँ सर, आ गया। यस सर। तो 1/4πε0 का वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। कैसे हो गया यूनिट समझ गया? देखिए, फोर्स का न्यूटन, इसका मीटर स्क्वायर, कूलम्ब स्क्वायर, तो 1/4πε0 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। और सीजीएस यूनिट 1 हो जाएगा डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर स्टैंड कूलम्ब। आया समझ? यस सर। अब आइए, चलिए जल्दी छाप दीजिए। सवाल आ गया, जल्दी बोलिए, झूठ मत बोलिएगा। आ रहा है सर। चलिए, सर अगर किसी मीडियम में रहेगा तब तो सर 9 × 10⁹ नहीं होगा। अभी आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? मैं अभी कंप्लीट कर दिया हूँ, जब क्लास कंप्लीट कर दूंगा ना तब कोई कंफ्यूजन रह ही नहीं जाएगा। बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, छापिए अभी। लिख लिए? हाँ सर, लिख ली। शिवेश आया समय? ऋजुराज? यस सर। ऋजुराज आप सो गए क्या? ऋजुराज लगता है हट गए। ना सर है। चलिए, मतलब आप नाम देख के, नाम तो हम भी देख रहे हैं, मतलब प्रेजेंट मन से है कि नहीं वहां पर, ये देखना। चलिए, अब तनिक आगे बढ़ाते हैं, तनिक, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। एक बात मुझे बता दीजिए, अभी आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, जब क्लास कंप्लीट हो ना सबको समझ आ जाएगा, इसलिए बिल्कुल याद रखिए। देखिए, ये टॉपिक बहुत हार्ड है, पता है ना? सबसे ज्यादा अगर पूरे फिजिक्स में समझा जाए तो यही टॉपिक सबसे हार्ड है, क्योंकि इसमें टीचरों के समझाने का बहादुरी चेक होता है। वो अलग बात है, टीचर बहुत आसानी से इसको लिख के चल देता है, स्टूडेंट पूछो नहीं करता कहाँ से आया। अच्छा बताइए, टीचर इतना मेहनत करता है इसको पढ़ाने में, बताइए? सर 10 मिनट में बताऊं। तो सीधे आएगा बराबर 1/4πε वायरस कर ली देगा, कहेगा एयर होगा तो नोट लेना, इसका वैल्यू इतना होता है, लो दो क्वेश्चन बना हो गया। स्टूडेंट भी खुश, टीचर भी खुश। जैसे खोजला हो कुटुंब तैसे बैठ गया, स्टूडेंट इसने टीचर इसने, ध्यान दीजिएगा। ये समझिए बात, बहुत मेहनत वाला टॉपिक है, टीचर की परीक्षा होती है इसमें, कितना ज्ञान है उसके बाद, ध्यान दीजिएगा। अब तनिक आगे बढ़ाते हैं, तनिक छोटा सा। एक बात बताइए, अभी तो बच्चे कम हैं, क्लासरूम में ज्यादा बच्चे रहते हैं, है ना? पिछले साल तो ऑनलाइन भी पढ़ाया था तो 150-150 बच्चा रहता था, क्योंकि चूंकि पिछले से पिछले साल ऑफलाइन वाले बच्चे ऑनलाइन में थे,
है ना, क्योंकि एडमिशन तो ऑफलाइन में लिया था पिछले से पिछले बार, तो वही बच्चे पिछले साल आए थे, क्योंकि लॉकडाउन हो गया तो बच्चे तो पढ़ेंगे मेरे यहाँ, अभी ना ऑनलाइन में कम बच्चा रहता, ध्यान देगा। तो मान लीजिए मेरे यहाँ बहुत बच्चे रहते थे, ऑफलाइन में भी ऑनलाइन में भी, ऑनलाइन वही ऑफलाइन में 300 बच्चे रहते थे ऑफलाइन में, ऑफलाइन की बात कर लीजिए। यस सर। ऑफलाइन में 300 बच्चे रहते थे, जरा एक विचार कीजिए, विचार कीजिए थोड़ा सा, क्या उन 300 बच्चे में कोई एक भी बच्चा ऐसा होगा जिसको पूरा क्लासरूम जानता होगा? नो सर। लेकिन उन 300 बच्चे में कोई ऐसा बच्चा होगा जो एसके झा को नहीं जानता होगा? नो सर, सब जानता होगा। सब जानता होगा। अब बताइए उन सब में सबसे फेमस कौन हूं? मैं हूं। अब किसी के पास 2000 रुपया है, किसी के पास 5000 रुपया है, किसी के पास 500 रुपया है, किसी के पास 700 रुपया है, किसी के पास 800 रुपया है, किसी के पास 8000 रुपया है, किसी के पास 20000 रुपया है, और एसके झा के पास मात्र 1000 रुपया है। अब बोलिए 1000 बोलना आसान, सॉरी 8000 बोलना आसान है कि 8 बोलना आसान है? 8 बोलना आसान है सर। 8 बोलना आसान है। 8 बोलना आसान है, तो क्या किया गया? एसके झा के रिस्पेक्ट में सबको डिफाइन कर दिया गया। किसके रिस्पेक्ट में? एसके झा के रिस्पेक्ट में। इसके 2 कारण। पहला कारण एसके झा को सब जानता था, उसमें सबसे ज्यादा फेमस थे, और एसके झा के रिस्पेक्ट में निकालने पर वैल्यू आसान हो जाएगा। तो कोई 8000 बोले, 8 बोले, आसान हो जाएगा। देखिए, तो मेरे रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो क्या उसको रिलेटिव वैल्यू कहेंगे? क्या कहेंगे? रिलेटिव वैल्यू। अब देखिए, रिलेटिव वैल्यू ऑफ सौरभ हो जाएगा किसका? सौरभ का वैल्यू बटे एसके झा का वैल्यू। अब गौर कीजिए, सौरभ का 8000, एसके झा का 1000, तो हम कह सकते हैं ना 8 वैल्यू, अर्थात सौरभ का रिलेटिव वैल्यू 8 हुआ। किसी के पास 20000 रुपया है, मान लीजिए ऋषुराज के पास, तो ऋषुराज का रिलेटिव वैल्यू, ऋषुराज का रिलेटिव वैल्यू या रिलेटिव वैल्यू ऑफ ऋषुराज, रिलेटिव वैल्यू ऑफ ऋषुराज क्या हो जाएगा? ऋषुराज अब आई एसके झा, यानी 20000 अब बटे 1000, 20 हो जाएगा। बोलिए, अब बोले 20 आसान है कि 20000 बोलना आसान है? 20 बोलना आसान है। इसका मतलब एक रिलेटिव वैल्यू डिफाइन कर लिया गया। किस लिए? क्या ये कोई थ्योरी होता है कि आसान करने के लिए पढ़ा गया ये चीज? आसान करने के लिए। बोलिए, करने के लिए जी। अच्छा बोलिए, ये कोई थ्योरी होता है कि आसान करने के लिए बनाया गया थ्योरी है? बताइए। आसान करने। बोलिए, अब उसका बोलिए तो ना पता लगेगा समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। यस सर, आसान करने के लिए। आसान करने के लिए, बहुत अच्छा। यानी ये कोई यूनिवर्सल थ्योरी नहीं है, दिस इज द थ्योरी एज्यूम्ड टू इजी टू स्पीक और राइट, है ना। और एसके झा के रिस्पेक्ट में ही इसलिए डिफाइन किया गया क्योंकि एसके झा को सब जानता था, और एसके झा के रिस्पेक्ट में करने पर सब जानता था, और आसान भी हो जाएगा रिस्पेक्ट बोलने पर। तो उसी तरह से अगर हम सबका एप्सिलॉन निकालें तो किसी का बहुत लंबा वैल्यू आएगा, किसी का कुछ आएगा, किसी का वैल्यू 8.85 × 10⁻12 आएगा एयर का, किसी का एप्सिलॉन आएगा 17.8 × 10⁻14 आएगा, किसी का 105 × 10⁻⁻ कितना -12 आएगा। अब देखिए, इतना वैल्यू बोलना आसान है कि 2, 4, 5, 10, 20 बोलना आसान है? बताइए। 2, 4, 5, 10, 20 बोलना आसान है। 2, 4, 5, 10, 20 बोलना आसान है। तो क्या किया गया? इसमें भी रिलेटिव वैल्यू डिसाइड कर लिया, रिलेटिव परमिटिविटी डिफाइन कर लिया गया। तो वहां एसके झा के रिस्पेक्ट में एसके झा फेमस थे, यहाँ पर कौन फेमस है? जल्दी बोलिए। एयर। एयर या वैक्यूम, बहुत अच्छा, मन खुश कर दिया। यहाँ पर तो एयर और वैक्यूम फेमस है ना, तो एयर और वैक्यूम के रिस्पेक्ट में डिफाइन करेंगे। तो जैसे एसके झा के क्लासरूम में रिलेटिव वैल्यू कैसे डिफाइन किया गया? तो रिलेटिव वैल्यू ऑफ स्टूडेंट may be defined as the value of student divided by value of एसके झा। तो उसी तरह relative value of any medium defined as the
permittivity of medium are divided by permittivity of air या vacuum। चलिए जल्दी लिख लीजिए relative permittivity। लिखेगा relative permittivity of the medium may be defined as the permittivity of the medium, may be defined as the ratio, relative permittivity of the medium may be defined as the ratio of permittivity of the medium लिख लिए। कल से कोचिंग खुल रहा है क्या? सर दिया हुआ तो कहीं 6 से खुल रहा है। ऐसा तो नहीं लिखा हुआ है। लिखा हुआ विश्वविद्यालय सभी कॉलेज तकनीकी शिक्षण सरकारी प्रशिक्षण संस्थान 11वीं और 12वीं तक के विद्यालय 50% छात्रों के साथ खोलेंगे। कोचिंग का तो नाम नहीं दिया हुआ है। यस सर, कोचिंग का नाम नहीं दिया। कोचिंग का नाम नहीं दिया हुआ है। सर यस आप लोग पढ़े हैं? सर यही दिया, मेरे पास अभी मैसेज आया है। यही दिया है, कोचिंग का नाम नहीं दिया। कोचिंग का कहीं कहीं न्यूज में बता रहा है कि 24 तक खुलेगा, और ये भी नहीं लिखा हुआ जो कब से खुल रहा है। यस सर। चलिए देखते हैं। ऑनलाइन ही ठीक है सर। हाँ, अब तो ऑनलाइन विशाल मजा आ रहा होगा। बोलिए विशाल। चलिए आवाज आ रही है विशाल आपको? सुन रहे हैं मेरी बात को? नेटवर्क लगता है कुछ। यस सर आ रहा है। हाँ, relative permittivity of the medium may be defined as the permittivity of the medium may be defined as the ratio, कहाँ तक लिखे हैं बोलिए तो? रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम। हाँ, ratio of permittivity of the medium to the permittivity of free space, चलिए ध्यान दीजिएगा। देखिए, अगर रिलेटिव परमिटिविटी किसी मीडियम का डिफाइन करेंगे तो उस मीडियम का परमिटिविटी यानी एब्सोल्यूट परमिटिविटी आर डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसको एरिया वैक्यूम कहते हैं, है ना। इसलिए एप्सिलॉन बराबर क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर हो जाएगा। जल्दी बोलिए
यस सर। आया उसका समझ में कि नहीं आया? यस सर, आ गया। जल्दी लिख लीजिए, बस हो गया। आप फॉर्मूला को अंतिम रूप दे रहे हैं। अंतिम रूप पहले रुकिए, अंतिम रूप बाद में देंगे। ऐसा यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट बराबर एप्सिलॉन, क्यों? अच्छा बताइए तो, एप्सिलॉन नॉट के यूनिट और एप्सिलॉन के यूनिट में अंतर आएगा? नो नो सर। सर। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि दोनों तो एक ही फिजिकल क्वांटिटी है ना, दोनों तो एक ही फिजिकल क्वांटिटी है। यस सर। यस सर। एप्सिलॉन भी तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम है और एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ एयर है। तो एयर का परमिटिविटी होगा तो अलग यूनिट होगा, परमिटिविटी मीडियम का होगा तो अलग यूनिट होगा, कि एक ही यूनिट होगा? बताइए। यूनिट एक ही होगा एक ही सर। होगा सर। अब मास चाहे मोबाइल का हो, चाहे मास मेरा हो, चाहे मास अर्थ का हो, होगा तो डायमेंशन और यूनिट मास और केजी ही होगा, कि अलग अलग होगा डायमेंशन और यूनिट? नो सर, नो मास एंड सर। केजी और एक ही होगा। तो उसी तरह यूनिट तो दोनों का एक ही होगा, चाहे एप्सिलॉन हो चाहे एप्सिलॉन, दोनों तो एक ही है, बस अंतर है वो एयर का है, ये किसी मीडियम का होगा। तो इसलिए दोनों का यूनिट डायमेंशन एक ही होगा। तो ऐसा यूनिट निकाल लीजिए, गौर कीजिए। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का यूनिट क्या निकाले हैं? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर निकाले हैं, जल्दी बोलिए। यस सर। तो अगर हम 1/4 पाई हटा दें, 4 पाई तो नंबर है, नंबर का कोई यूनिट नहीं, तो 1/एप्सिलॉन नॉट का इतना, तो एप्सिलॉन उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा, जल्दी बोलिए। यस सर। यस सर। तो एप्सिलॉन Yes, sir. ऐसा यूनिट हो जाएगा कूलम स्क्वायर और बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। और सीजीएस यूनिट कितना हो जाएगा? स्टैंड कूलम, कूलम का स्टैंड कूलम स्क्वायर और डाइन, ये लिख चुके हैं आप लोग। और डायमेंशन आ जाएगी, देखिए चार्ज का 80, तो 80t2, अब फोर्स का mn(t-2) और डिस्टेंस पर m2, ऊपर जाएगा m-1, l1 l2 l3 ऊपर जाएगा l-3 और t-2 और t+24 हो जाएगा और a2 हो जाएगा। कोई दिक्कत? बोलिए। नो सर। अब कहेंगे सर ये वैल्यू कहां से आ गया? ये वैल्यू आप भी निकाल सकते हैं, कैसे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 9 है, तो क्या एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 1/4 पाई * 9 करके नहीं निकालेंगे? बोलिए। यस सर। निकाल लेंगे सर। यस सर। निकाल दिए, अच्छा छाप जल्दी से, बस हो गया। अब अंतिम रूप दे रहा हूं, जल्दी छाप लीजिए। बच्चा सब छोड़ दिया, बहुत क्लास नेट खत्म हो गया होगा। बस सर। बस 5 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा क्लास, टेंशन मत लीजिए। ऋषुराज आया सर में आपको? देखिए यही इंपॉर्टेंट क्लास होता है, इसके बाद तो फिर आसानी से चैप्टर आगे बढ़ता है कि नहीं। इस फॉर्मूला का यूज पूरा इलेक्ट्रोस्टैट में यूज है, चाहे कैपेसिटर हो, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड हो, चाहे पोटेंशियल होगा कि नहीं होगा? बताइए, हर जगह यूज होगा सर। लिखिएगा। एप्सिलॉन RH no unit and no dimension. Epsilon R has no unit and no dimension. क्यों नहीं यूनिट डायमेंशन होगा इसका?
कट जाएगा सर। हाँ, क्योंकि दोनों का यूनिट सेम है, कट जाएगा, दोनों का डायमेंशन कट जाएगा, दोनों यूनिट। चलिए आगे बढ़े, बस अब अंतिम रूप दे दीजिए फॉर्मूला का, अंतिम रूप, और उसी को याद रख लीजिएगा। देखिए देखिए अब ये फॉर्मूला कहां से आ गया, सोचिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो एप्सिलॉन के बदले क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन R लिख सकते हैं। यस सर। सही बोलिए ना। यस सर। यस सर। यस सर। चलिए अब बताइए, इन सब फॉर्मूला में हम इसको याद रखें, उसको याद रखें, इसको याद रखें, किसको याद रखें, बोलिए। लास्ट वाले को। केवल इसको, और किसी को, इसके अलावा किसी को याद ना रखें। क्यों, कारण देखिए, कारण देखिए, अगर एयर में दोनों चार्ज रखा रहेगा तो एयर का एप्सिलॉन R1 हो जाएगा। क्यों एयर का एप्सिलॉन R1 हो जाएगा, जो परमिटिविटी जिसका निकालना होगा, रिलेटिविटी वो परमिटिविटी बाय एयर का, तो एयर का ही रिलेटिव परमिटिविटी निकालना है, तो एयर का परमिटिविटी बाय एयर का करके 1 हो जाएगा। इसका मतलब अगर चार्ज एयर में रखा रहेगा, देखिए चार्ज अगर एयर में रखा रहेगा तो एयर का एप्सिलॉन R1 हो जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जानवे करते हैं, Q1 Q2 वैल्यू पुट कर दिया, R पुट कर दिया, आंसर आ जाएगा। अगर किसी और मीडियम में चार्ज रखा हुआ है तो उसका एप्सिलॉन R का वैल्यू दिया रहेगा क्वेश्चन में, तो उसका एप्सिलॉन R दिया रहेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जानवे करते हैं, चार्ज पुट कर दीजिए, डिस्टेंस पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो बताइए किसी मीडियम के लिए है कि सबके लिए हो गया ये, अब सबके लिए, सबके लिए हो गया। यानी पूरे क्लास का जो निचोड़ है वो केवल और केवल ये फॉर्मूला है। आया समझ में, तो सब कुछ भूल जाइए और इसको याद रख लीजिए। एप्सिलॉन R का वैल्यू क्वेश्चन में दिया रहेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन जानवे करते हैं 9 × 10⁻⁹, और Q1 Q2 का वैल्यू पुट कर दीजिए, R का वैल्यू पुट कर दिया, आंसर आएगा। और अगर एप्सिलॉन R नहीं दिया होता, एयर में होगा, तो एप्सिलॉन R का वैल्यू 1 पुट कर दीजिएगा। आया समझ में, आया बोलिए। सर आ गया। यस सर। तो आज पूरे क्लास का अगर निचोड़ लें, कंक्लूजन लें, तो केवल ये फॉर्मूला है और कुछ नहीं है, बस इसी को पढ़ाने में मुझे इतना टाइम लगा। अब बोलिए डायरेक्ट लिख देते और इतना मेहनत करके पढ़ाई, तो दोनों में अंतर आया होगा ना। यस सर। ठीक है, तब आज यहीं तक रहने दीजिए, अगले दिन इसको आगे प्रॉब्लम से कुछ बताएंगे। थोड़ा देर और पढ़ाते, लेकिन बच्चा सब लेफ्ट हो गया, बहुत 3-4, एक तो बच्चे का ऊपर से लेफ्ट हो गया। अनुष्का आया समय वो कि नहीं आया? आ गया सर। हाँ, अब बस 2-4 दिन में टारगेट बैच स्टार्ट करेंगे तो उसमें जुड़ जाएगा, ठीक है ना, तो शुरू से पढ़ाएंगे उसमें, ठीक है ना। ठीक। तब तक इसमें प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि वो उसमें तो इस चीज को इतना नहीं ना समझाएंगे, उसमें तो टाइम कम रहता है ना, तो उसमें न्यूमेरिकल ज्यादा और थ्योरी पर कम ध्यान। इस यहाँ और फाउंडेशन बैच में थ्योरी न्यूमेरिकल सब पर ध्यान देते हैं बराबर, बहुत ज्यादा है ना। न्यूमेरिकल यानी टारगेट, फाउंडेशन बैच में टारगेट प्लस फाउंडेशन हो जाता है, और टारगेट केवल टारगेट होता है। समझ आ गया सबको? यस सर। यस। ठीक है, प्रचार कीजिए, ऑनलाइन अच्छा क्लास होता है, बच्चा सबको बोलिएगा तब ना आएगा। अब बोलिए पढ़ाई कैसा लगता है? हेलो, हाँ बोलिए, हाँ खुश रहिए, बोलिए। कौन बोल रहे हैं? नहीं, अभी नहीं पढ़ाए हैं। हाँ वो पढ़ा दिए। टारगेट का बच्चा फोन ऐसा थोड़ा देर में कर लीजिए, 5 मिनट में, ठीक है ना, 5 मिनट में। चलिए आगे समय सबको, ठीक है तब। यस सर, प्रणाम सर। खुश रहिए। अब बच्चा सबको बोलिए, बताइए ऑनलाइन अच्छा लगता है ना क्लास?